कंफ्यूजन वाला पार्ट एनसीईआरटी से पढ़िए। Please explain how to check whether resonance is possible or not by seeing empty p orbitals. मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए हम उसमें ऑर्बिटल्स की पोजीशन चेक करेंगे। तो आपको मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स की पोजीशन चेक करते आना चाहिए। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो ये कंडीशन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना रखा है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 है और ये भी sp2 है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? प्रखर श्रीवास्तव, आपने ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये देखने में कोई दिक्कत आती है क्या? अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसके पास 3 ऑर्बिटल तो ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, तो एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचेगा इसके पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। पर इसके पास एक भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं रहेगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन के पास में एक s और 3 p ऑर्बिटल होते हैं एक्साइटेड स्टेट में। अगर ये एक s और तीनों p को हाइब्रिडाइज करता है तो एक भी अनहाइब्रिडाइज नहीं बचता है। लेकिन अगर ये एक s और 2 p को हाइब्रिडाइज करता है तो ये एक अनहाइब्रिडाइज बच जाता है। तो ये 7 कार्बन एटम्स की एक चेन है जिसमें से इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसके पास नहीं है, फिर इसके पास में है और इसके पास में है। तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कंटिन्यूटी क्रिएट हुई है यहां से यहां तक, ये कंटिन्यूस नहीं है उनके साथ। तो इस मॉलिक्यूल में इतने पोर्शन में रेजोनेंस है, इस पोर्शन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये आपको ऑर्बिटल्स बनाते आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़िए। Can you explain that how to conclude how many orbitals will delocalize how many electrons? Saksham Arora. Saksham. यस सर। इस मॉलिक्यूल में बताओ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर शुरू के 4 में होगा, उसके बाद नहीं होगा क्योंकि वो sp3 आ गया है। हाँ, तो जो शुरू के 4 में हो रहा है तो कितने ऑर्बिटल्स के कारण हो रहा है? सर 4 ऑर्बिटल्स के कारण। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनमें? सर 4 ही होंगे। तो इस मॉलिक्यूल में 4 ऑर्बिटल्स के कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। यस सर। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड मान लो यहां होता तो इस कार्बन के पास भी अब एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता, फिर इसके पास भी होता और ये CH3 है। तो अब इसमें क्या होता? सर 6 ऑर्बिटल्स हो जाते। और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहते? सर 6 ही। 6, क्योंकि 2 इस बॉन्ड के हैं, 2 इस बॉन्ड के हैं, 2 इस बॉन्ड के हैं। या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो या ऐसे कर लो कि हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन है और 6 कार्बन इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स के कारण 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। सर ये बात समझ में आ रही थी कल जब आप लास्ट क्लास में 3rd और 4th जब आप पढ़ा रहे थे केस, तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि किस में कितने डीलोकलाइज हैं, कितने ऑर्बिटल्स के कारण।
अगर इस मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल पिक्चर आप बनाओ तो हमें पता है कि क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में 3 में से 1 पार्ट ले रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? सर sp3 कैसे? सॉरी, एक सेकंड सर sp2 sp2, तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा कि नहीं? यस सर, एक होगा, फिर ये बीच वाले के पास एक और दो, सर ये भी sp2 है, तो इसके पास इसके भी पास एक भी, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। यस तो सर, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जिसके कारण ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, और ये क्लोरीन का एक लोन पेयर इसके साथ में ओवरलैप रहेगा। तो अब यहाँ बताइए कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं? सर 3 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, 2, और ये लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 4 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ कितने ऑर्बिटल्स के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज है? सर 3 ऑर्बिटल के कारण 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। अभी समझ में आया? यस सर, अब बाकी के जो कल एग्जाम्पल बताए थे उनको फिर से देखना एक बार। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने जैसे फिनॉक्साइड आयन में बॉन्ड तोड़ तोड़ के बताया था बनाना और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना, सर वो मुझसे बन नहीं रहा है, तो आप एक बार बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डीलोकेलाइज रहता है, लेकिन हम लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले स्ट्रक्चर बना सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके। तो हम क्या करते हैं, उस बॉन्ड को अलग अलग जगह लोकेलाइज्ड बताते हैं, फिर बाद में सबको मिला लेते हैं, तो हमें डीलोकेलाइजेशन दिख जाता है। मतलब जब हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो वीबीटी सपोर्टेड होना चाहिए। वीबीटी सपोर्टेड स्ट्रक्चर मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए जिनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग हो सकती हो। अब अगर मुझे पता है कि इसमें इस डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के साथ ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, तो इस क्लोरीन के पास भरा ऑर्बिटल है, और अगर मैं इस क्लोरीन के लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन इस क्लोरीन से कहीं और बताना चाहता हूं, और इस क्लोरीन के पास मुझे पता है भरा ऑर्बिटल है, तो इस कार्बन के पास कैसा ऑर्बिटल आना चाहिए? भरा हुआ। अबे भरा भरा ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? एक बॉन्ड कब बनता है? जब 2 ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और यह एक ऑर्बिटल के पास में भरा ऑर्बिटल हो तो दूसरा खाली हो। अभी दोनों ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो ये बॉन्डिंग कैसे करेंगे? तो अगर इसके पास में भरा हुआ ऑर्बिटल है तो इस कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल आना चाहिए, ताकि एक भरा और एक खाली की ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बन सके। इसलिए हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ देंगे, जिससे इसके पास ऑर्बिटल खाली होगा, और ये लोन पेयर को उसके साथ ओवरलैप करा देंगे, तो हमें एक अगला स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें भरा ऑर्बिटल इस बॉन्ड के इधर टूटने से इसके पास आ चुका होगा। इसके पास जो खाली ऑर्बिटल आया होगा वो इसके लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो एक तो बॉन्ड तो पहले से ही था सिग्मा, ये एक और बन गया। मतलब जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड बनेगा, या तो दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, या एक ऑर्बिटल फुल फील्ड हो तो दूसरा एम्प्टी हो। फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब भरा हुआ ऑर्बिटल है, देन दिस बॉन्ड मस्ट ब्रेक हियर सो दैट यहां एम्प्टी ऑर्बिटल आए और ये बॉन्डिंग हो जाए। तो ये इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो पहले से ही था, एक बॉन्ड और बन गया, और इसके पास भरा ऑर्बिटल आया, इसके पास भरा ऑर्बिटल आया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो एक नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था मगर यहां से इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको।
फिर यहाँ भरा ऑर्बिटल है, यहाँ अगर खाली हो जाए और इस बॉन्ड के इधर टूटने से यहाँ खाली हो सकता है, तो इससे अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे। लेकिन ये बॉन्ड हमेशा इधर टूटेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास में ये मॉलिक्यूल था बेंजाइल क्लोराइड, जिसमें से ये क्लोरीन बॉन्ड तोड़ के चला गया और इसने ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बनाया, और हमको इसमें इस आयन में रेजोनेंस बताना है। इस कार्बन के पास ऑर्बिटल खाली है, अगर मैंने इस बॉन्ड को इधर ही तोड़ दिया जैसे कि इधर तोड़ता था, तो यहाँ खाली ऑर्बिटल हो जाएगा और यहाँ भी खाली ऑर्बिटल हो जाएगा। खाली खाली ऑर्बिटल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं बॉन्ड को इधर तोड़ देता हूं, यहाँ खाली ऑर्बिटल है, यहाँ भरा है। अब यहाँ खाली ऑर्बिटल है, यहाँ भरा हुआ आ गया। यहाँ खाली ऑर्बिटल है, इधर तोड़ दिया तो यहाँ भरा हुआ आ गया। यहाँ खाली है, इसको इधर तोड़ दिया तो भरा हुआ आ गया। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करनी है। Benzene should have two resonance hybrid in order to show Kekule structure and Dewar structure. आर्यन स्वैन, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या पूछना क्या चाह रहे हो? सर मेरा डाउट ये था सर, जो आपने बेंजीन का सर जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसमें सर सिर्फ केक्यू स्ट्रक्चर दिख रहा था, डेवार स्ट्रक्चर तो सर दिख ही नहीं रहा था। तो सर मतलब हिसाब से तो चीजों को उल्टा समझ रहे हो। देखो ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। यस सर। एक्चुअल स्ट्रक्चर सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड रहता है, यस बट सर। इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को शो करता है। ये तो नॉन एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। यस सर। तो उल्टा समझ रहे हो कि ये इन सब की प्रॉपर्टी शो करे, ये स्ट्रक्चर इन सबको दिखाए, ऐसा नहीं है। ये सब मिलके इसको दिखाते हैं। यस। आप चीजों को उल्टा समझ गए। बेंजीन में 6 कार्बन है। अब यस। ये 6 कार्बन के अपने अपने 6 ऑर्बिटल हैं। यस। अच्छा, ये 6 ऑर्बिटल एक्चुअल बेंजीन में एक साथ ओवरलैप रहते हैं या दो दो के पेयर में ओवरलैप रहते हैं? दो दो के पेयर में ओवरलैप रहते हैं। अरे भाई, एक्चुअल बेंजीन में ये सब एक साथ ओवरलैप रहते हैं। सॉरी सॉरी। एक्चुअल बेंजीन जो रहता है उसमें ये सब एक साथ ओवरलैप रहते हैं। 6 ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप लेके बनते हैं। यस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलाउ नहीं करती इसको, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि 2 ऑर्बिटल एक बार ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाते हैं, पर बेंजीन में तो एक साथ 6 ओवरलैप है। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। यस सर। रुक तो मैं समझा रहा हूं अभी। क्या? यस सर। बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है जिसमें 6 ऑर्बिटल सब एक साथ ओवरलैप है। अब
इसको हमें बताना है, लेकिन आपकी थ्योरी इस बात को अलाउ नहीं कर रही है कि 6 एक साथ ओवरलैप रखो। तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर में एक बार इन दोनों को ओवरलैप बताते हैं, और अगर इसको इससे ओवरलैप बता दिया तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि इसने इससे बॉन्ड बना लिया। तो इसको ओवरलैप और इसको ओवरलैप बता दिया, ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर एक बार क्या करा, इन दोनों को ओवरलैप करने के बजाय एक बार पहले इन दोनों को ओवरलैप दिखाया, तो इन दोनों को दिखाया, फिर एक बार इन दोनों को दिखाया, तो ये बन गया। फिर एक बार क्या करा, इन दोनों को और इन दोनों को दिखाया ओवरलैप, इसको और इन दोनों को, तो ये दोनों बच गए ये वाले। तो इन दोनों को भी दिखा दिया, तो ये बन गया। मगर ये तो हाइपोथेटिकल हम दिखा रहे थे, ये तो कुछ था ही नहीं, ये था। तो ये स्ट्रक्चर इनको रिप्रेजेंट करेगा जरूरी थोड़ी है, ये सब मिल के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सर। कैन वी रिफर एनी बुक फॉर प्रॉब्लम प्रैक्टिस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी एक इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, पर उसके पहले आपको वीडियो लेक्चर्स देखकर, एनसीईआरटी बुक पढ़कर पहले पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थॉरोली याद करनी चाहिए, उसके बाद ऐसा करोगे तो ठीक रहेगा। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर देयर बी एनी सेपरेट क्लास फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट? नेक्स्ट ईयर से नीट के लिए अलग बैचेस लगेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों सब्जेक्ट लगेंगे। तो जो नीट वाले स्टूडेंट्स अभी इस क्लास में पढ़ रहे हैं वो सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस रेजोनेंस शोइंग स्ट्रक्चर आर अनसैचुरेटेड। भाई अनसैचुरेशन तो तब आता है जब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं रहती है। कंप्लीट मतलब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं होती है। तो अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अनसैचुरेशन है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी अनसैचुरेशन तो रहेगा ही। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड रहते हैं और रेजोनेंस जिनमें होता है वो सैचुरेट हो जाते हैं। सैचुरेशन होना मतलब पाई बॉन्ड्स का ना होना, तो पाई बॉन्ड्स तो हैं, तो इसलिए अनसैचुरेशन तो रहेगा ही। और कोई डाउट? किसी को और कोई डाउट है? सर एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड होते हैं उनका होता क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं रहते हैं, और अगर वो हाइब्रिडाइज होते हैं तो फिर वो लेटर ऑन सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन वैसे एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं रहते, वो अनहाइब्रिडाइज रहते हैं। सर एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, पूछ ले। हम्म Sir, 1 mole of an ideal monoatomic gas is taken round cyclic process A, B, C, A as shown in the figure. सर एक PV ग्राफ है जिसमें A to B जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, और B से C जा रहे हैं तो स्लोप है राइट साइड पे, और A to C प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और बी पे टेम्परेचर T2 है, सी पे भी T2 है, और ए पे T1 है, और ए पे वॉल्यूम V0 है, सी पे 2V0 है, और ए पे प्रेशर P0 है, बी पे 3P0 है। तो इसमें सर 4 थे, उसमें से 2 बन गए, पर द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस इन पाथ CA एंड द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस इन पाथ AB। ये उसका है क्या, पैकेज का? नहीं सर, कहीं और से है। हम्म। और इसके बाद द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल, ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, प्लीज बता दीजिए। क्वेश्चन लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या तो बोर्ड पे। ओके सर, अभी एक यहाँ और करूंगा तो टाइम लग जाएगा। वो भी ग्राफ का ही है, और हाँ तो साइकिल। दोनों भेज दो, दोनों भेज दो, ओके सर, थैंक यू। व्हाट्सएप पे भेज दो मेरा। ओके सर। हाँ और कोई डाउट किसी को?
एस और पी ब्लॉक में आपको एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स याद करना है एनसीईआरटी से और जो वीडियो लेक्चर में अभी अपलोड करूंगा उससे। सर हाइड्रोजन का जो हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड देखा था उसमें जो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए थे वो सिर्फ रिएक्शन को तेज करने के लिए थे, प्लैटिनम और निकल। नहीं, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता है, तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो कई बार होता है कि इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, डिसॉल्व होने लग जाता है, तो मेटल कुछ ऐसा लेना चाहिए जो इनर्ट रहे रिएक्शन में। और सर जो हमने वाटर गैस को एक और बार जब स्टीम से रिएक्ट किया था तो उसमें सर CO2 हम कैसे रिमूव करते हैं, एक बार बता देंगे? CO2 एसिडिक गैस है तो उसको किसी बेस से ट्रीट करा दो तो बेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे KOH। थैंक यू सर। सर फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन का कैसे यूज होता है वो बता दीजिए। फ्यूल सेल ये अगले साल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अभी आप इतना समझ लो कि जो फ्यूल सेल होती है उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन गैस और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस फ्लो की जाती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब थर्मोडायनेमिकली अपने आप हो सकती है। तो हम एक चैम्बर में से हाइड्रोजन भेजते हैं, एक चैम्बर में ऑक्सीजन भेजते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं इसको एक सर्किट के थ्रू ऑक्सीजन की तरफ ले जाने देते हैं, तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ये करंट मिल जाता है आपको। तो एक चैम्बर में हाइड्रोजन है, इधर एक चैम्बर में ऑक्सीजन है और बीच में एक्वस सॉल्यूशन है एसिड या बेस का। तो हाइड्रोजन यहाँ की जो रहती है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है और H+ आयन के फॉर्म में अंदर आ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन एक वायर के थ्रू यहाँ चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, ये जो ऑक्सीजन है वो उनको लेकर इधर आ जाती है और OH- आयन बना देती है और वो OH और H+ जुड़ के H2O बन जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाती है। बट इसके और डिटेल हम अगले साल पढ़ेंगे। सर इसमें क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे थर्मल एनर्जी बोलेंगे। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल एनर्जी जो बॉन्ड्स के फॉर्म में रहती है। कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सम चैप्टर्स? नहीं, अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स मत करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स नेक्स्ट ईयर करना 12th में, जब एग्जाम्स पास रहेंगी और हमारा कोर्स थोड़ा हो चुका होगा। अभी आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए थ्योरी पे, फॉर्मूले याद करने पर और पैकेज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने पर। प्रीवियस ईयर पेपर्स बाद में करना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी।